गुड आफ्टरनून, वेलकम टू भूटानी अकेडमी। कल से हम लोग स्टार्ट किए थे सी टेट और सी टेट का हिंदी। कल हम पढ़े थे वर्ड, ठीक है। आगे आज देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम संधि। संधि संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्द या अक्षर एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें क्या होता है परिवर्तन, उनमें होता है विकार। उनमें जब विकार होता है, ठीक, तो विकार से या फिर परिवर्तन से उनके लिखने या उच्चारण में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम कहते हैं संधि, ठीक है। क्या कहते हैं? संधि। जब दो या दो से अधिक शब्द या अक्षर मिलते हैं और उनसे कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं, ठीक। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर जब मिलते हैं तो उनसे होता है परिवर्तन, उसे ही कहते हैं हम संधि, ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे राम और ईश्वर, राम प्लस ईश्वर, ठीक है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ये बना रहे हैं रामेश्वर। इनमें हो रहा है थोड़ा सा विकार, है ना। अ और ई, जैसे हम राम को, अगर राम को हम वर्णों में तोड़ें तो ये हो जाएगा वर्ण विच्छेद करें तो र, आ, म और अ होगा, ठीक है। इसी ई के साथ अ जुड़कर बनाएगा ए, ठीक, तो ये हो जाएगा रामेश्वर, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है परिवर्तन। चलिए अब देखते हैं आगे। संधि, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के हैं? संधि 3 प्रकार के हैं। एक है स्वर संधि, एक है विसर्ग संधि और एक है व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में जो स्वर और स्वर हैं, जो दो अक्षर हैं वो दोनों स्वर होंगे, ठीक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ, जैसे अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल में विद्यालय, ठीक, क्या देख रहे हैं? विद्यालय। यहाँ पे क्या हो रहा है? विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पे विद्या दी, यहाँ पे आ और इनका भी आ, ये दोनों क्या है? स्वर है। तो इन दोनों के स्वर, ये दोनों अक्षर स्वर है, इन दोनों के मिलने से जो विकार हो रहा है वो हो रहा है, उससे बन रहा है क्या? विद्यालय, ठीक। तो ये हो जाएगा स्वर संधि। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक ठीक। पहला अक्षर स्वर, दूसरा अक्षर व्यंजन, ठीक है। अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे तर्जन। जैसे देखते हैं यहाँ, ये है तद जन, ठीक है। ये है त और ये आधा ज, क्या है ये? आधा ज। ये क्या है? आधा ज, सॉरी ये क्या है? आधा द, तद जन, ये है आधा द, ठीक। जब इन दोनों में संधि होती है तो ये जो आधा वर्ड है ना, ये बदल जाता है इसमें आधा ज में, तो ये बन जाता है तदजन, तज्जन, ठीक है। ये जो आधा द है वो व्यंजन के साथ मिला तो ये दोनों व्यंजन ही है यहाँ पे, ठीक। तो ये बना रहा है तज्जन, ठीक है। अब आते हैं हम विसर्ग संधि पे। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुख, दुह में ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। ये ख व्यंजन से मिल रहा है तो ये बना रहा है दुख। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद आने वाला जो अक्षर है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्वर संधि। अब यहाँ पे संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, ठीक। देखिए क्या हो रहा है। एक है, पहला है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? जब अ और अ मिलकर बड़ा आ बना रहे होते हैं, या छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे होते हैं, या छोटी ई या बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे होते हैं, या छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे होगा अ और अ मिलकर बना रहे हैं क्या? आ। ये हो जाएगा अ प्लस बड़ा आ,
ये मिलकर बना रहे हैं आ, तो एक बन गया ये बड़ा आ। उसके बाद क्या होता है ई और ई मिलकर बना रहे हैं बड़ी ई, छोटा ई और बड़ा ई भी मिलकर बना रहे हैं क्या, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद है छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बना रहे हैं ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बना रहे हैं बड़ा ऊ। ठीक है, तो अभी हम जैसे देखें कि दीर्घ संधि में, तो दीर्घ संधि में कौन कौन सी चीजें बनकर आती हैं, ये होता है आ, ये होता है ई और एक होता है ऊ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, पहला क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं हम लोग शिवालय। ठीक, क्या लिख रहे हैं, शिवालय। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा शिव प्लस आलय। ठीक, यहाँ अ और आ मिलकर क्या बनाए, बड़ा आ बनाए। ठीक, अ और आ मिलकर क्या बनाए, बड़ा आ बना, ये हो गया शिवालय। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हम लेते हैं रविंद्र। रविंद्र, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा रवि प्लस इंद्र। ठीक, ये छोटी ई और छोटी ई ये दोनों मिलकर क्या बनाए, बड़ी ई। ठीक, छोटी ई छोटी मिलकर क्या बनाए, बड़ी ई। ठीक, एक है इस यहाँ पे उदाहरण लेते हैं वधु उत्सव, वधु उत्सव। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिए हम लोग यहाँ पे, वधु उत्सव। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। ठीक, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। इतना समझ में आया, क्या आगे देखते हैं। फिर है हमारा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, दीर्घ संधि में क्या बन रही थी, दीर्घ में बन रहा था बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखते हैं हम गुण संधि में। गुण में क्या हो रहा है, गुण में क्या हो रहा है, ए ओ और अर बन रहा है। ठीक, देखो क्या हो रहा है, हम बात करते हैं अब गुण की। ठीक, जब अ के बाद ई आता है तो ये बनाता है ए। ठीक, अ के बाद ऊ आता है तो ये बनाता है ओ, और जब अ के बाद री आता है तो ये बनाते हैं अर। ठीक, क्या बनाते हैं, ए ओ और अर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे इसके लिए देखते हैं हम लोग। ठीक, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या, महेश के लिए हम लोग देखते हैं महेश, ए बन रहा है यहाँ पे महेश। तो जब हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस ईश, महाधन प्लस ईश। ठीक, ईश, तो ये हो जाएगा महेश। ठीक है, उसके बाद इसके लिए देखते हैं। ठीक, इसके लिए देखते हैं तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है प्रश्न प्लस उत्तर। तो जब न का वर्ण विच्छेद करेंगे तो न के साथ अ आएगा और ऊ मिलकर क्या बनाएगा, ओ, तो ये हो जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा, प्रश्न उत्तर। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके लिए। ठीक, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, महर्षि। अब इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस ऋषि। तो अ और री मिलकर क्या बनाते हैं, अर, तो ये हो जाता है महर्षि, महर्षि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि संधि में क्या होता है, बड़ा ए और बड़ा ओ बनता है। ठीक, देखते हैं, जब अ के साथ ठीक ए या ए मिलता है तो ये बनाता है ए, अ के साथ ओ या ओ मिलता है
तो ये बनाता है औ, ठीक, ए और औ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो जाएगा तत्रैव, ठीक, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा तत्र प्लस एव। तो इसका अ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, तत्रैव, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग महौज, महौज का संधि विच्छेद होगा तो ये बनेगा महा प्लस ओज, तो ये क्या बनाएगा, महौज, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है अगला संधि है यड़ संधि, ठीक है। देखिए जब भी ना हमारे जितने भी स्वर हैं, ठीक, अगर ई के बाद जितने भी स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए और ओ, ठीक है, इनके बाद अगर हमारा लगता है ये है, अगर अ के बाद, ठीक है, अ के बाद मैम, ठीक, देखिए अगर ई के बाद, ई के बाद अगर कोई जो स्वर लग रहा है अ, आ, ई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, उसके बाद उ ये सब लगाएंगे। तो ई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ई और अ से बनता है य, और इसके बाद जो मात्रा लगी होगी ई और, जैसे ई और उ मिल रहे हैं तो य के ऊपर हो जाएगी उ की मात्रा, ठीक। अगर ई के साथ ए मिल रहा है तो ये हो जाएगा ए, ठीक। ई के साथ अ मिल रहा है तो अ, ई के साथ आ मिल रहा है तो या, ई के साथ छोटा ऊ है तो छोटा ऊ, ई के साथ बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ, ठीक। तो ई और अ मिलते हैं तो बनाते हैं अ, और अगर ऊ के साथ अगर कोई स्वर लगता है, ठीक, जैसे अ, आ, ई, तो ये बदल जाता है व में, तो ये हो जाएगा व, वा, वी, ये बदल जाएगा उसमें। तो उ और स्वर के मिलने से व बनता है, ई और स्वर के मिलने से य बनता है। जब स्वर के बाद, ठीक, जब ई और उ के बाद कोई स्वर आता है तो वो य व में बदल जाता है, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अति, धन, अधिक, और यड़ स्वर संधि में चीजें जो शब्द हैं वो आदि हो जाती हैं। यहाँ ये हो जाएगा अत्यधिक, ठीक, क्या हो जाएगा, अत्यधिक। यहाँ त के ऊपर जो मात्रा लगा हुआ है अ, त प्लस छोटी ई, ठीक है, ये हो गया ई, और यहाँ से मिल गया क्या, अ, तो ई और अ मिलकर क्या बना रहे थे, य, तो यहाँ बन गया क्या, य, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। और जो य बन रहा है यहाँ पे इन दोनों के मिलने से जो शब्द बन रहा है अ, उसके पहले वाला शब्द हो जाता है हमारा आधा, ठीक। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट संधि देखते हैं। ये है हमारी अयादि संधि, ठीक। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में बनता है अय और अव, ठीक। क्या क्या बनता है, अय और अव, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, जब ए के साथ, ठीक है, जो स्वर लगा होगा, ठीक, ये वही बनाएगा। ए के साथ ये लगा है तो ये बनेगा अय, ए के साथ आ लगा है तो ये बनेगा आय, ए के साथ अगर छोटी ई लगा है तो ये बनेगा आई, ठीक। ए के साथ अगर बड़ी ई लगी है तो ये बनेगा आई। तो जब ए और स्वर मिलते हैं तो बनता है अय, ठीक। फिर जब ओ और कोई स्वर मिलता है तो ये बनाते हैं अव, क्या बनाते हैं, अव। अब ओ के साथ जो भी स्वर लगा होगा, जैसे अ, आ, या फिर ई, या फिर ए, ठीक, तो ये वही बनाएगा, जैसे अव, आवी, ठीक है, ये बनाएंगे ये, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया है पा व क, ठीक, यहाँ पे पावक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प धन अक, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है अ अकेला है, ठीक। तो देखो, तो ये हो जाएगा पावक, ठीक। देखो, जब ये ओ है तो ये अ बन रहा है, और जब ये अ रहेगा, जैसे ओ है तो ये बनाएगा अव, ठीक। और अगर ये अ है तो ये बनेगा आओ, ठीक। और अगर ये आ के साथ मिला तो ये बनाएगा, ठीक, आ वा। अब इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे क्या? हम लोग देख रहे थे पावन, हम लोग देख रहे थे पावक, तो ये हो जाएगा प धन अक, क्योंकि ओ की मात्रा लग रही है और यहाँ पे आ रहा है अ, ठीक। तो ये हो जाएगा पावक, ठीक। वैसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नयन का, ठीक। क्या एग्जाम्पल लिए? नयन का, तो ये हो जाएगा ने प्लस अन, ठीक, ने यन। तो ए और अ का नियम समझ में आ गया, ठीक, ठीक। इसमें क्या बनता है हमारा? आव, आवी, ये सब बनते हैं, अय, आवी, ये सब हमारे ये बनते हैं हमारे किसमें? अयादी संधि में, ठीक। अयादी संधि में बनता है हमारा ये। यण संधि में बनते हैं हमारे क्या? व और य। वृद्धि संधि में बनता है ए और अ। गुण में बनता है ए और ओ, और दीर्घ में बनता है हमारा आ, ई और उ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। क्या देखते हैं हम? व्यंजन संधि। हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कुछ नियम है, ठीक। जैसे कि जैसे क से लेकर अगर हम देखते हैं य तक में, तो हम ऐसे देखते हैं क ख ग घ अंग, ठीक है। तो ये जो क ख ग घ और अंग है, ठीक, इसके नीचे आने वाले जितने भी शब्द है वो प्रथम अक्षर कहलाते हैं। ख के नीचे आने वाले सब द्वितीय अक्षर, ये तृतीय अक्षर, ये चतुर्थ अक्षर, और ये होते हैं पंचमाक्षर। जैसे ये हो जाएगा क, च, त, ठीक, प, ऐसे ये आ जाते। तो ये सारे आएंगे प्रथम अक्षर में, ये आएंगे द्वितीय अक्षर में, ये आएंगे तृतीय अक्षर में, ये आएंगे चतुर्थ अक्षर में, और ये आएंगे पंचमाक्षर में, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि च का तृतीय अक्षर क्या होगा, तो च, थ और क्या होगा? ज। क का तृतीय अक्षर क्या होगा? क, ठीक। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या? दिक, दिक, गज, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रथम अक्षर है, ये प्रथम अक्षर और ये तृतीय अक्षर है, ठीक। तो ये जो प्रथम अक्षर है ये अपने तृतीय अक्षर में बदल जाता है। जैसे ये दिग्गज, दिक्कज है, तो जब इसका संधि, जब इन संधि विच्छेद से हम संधि करेंगे तो ये बनेगा दिग्गज, दिग्गज, ठीक, ठीक। एक नियम है पहले और पांचवें का नियम, ठीक। जब क के बाद म हो, ठीक, ये आधा का है, इसके बाद म हो तो ये अपने पांचवें अक्षर में बदल जाता है, तो ये हो जाता है वाड में, ठीक। पहले से तीसरे और पहले से पांचवें में बदल जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखते हैं एक और नियम। अगर स के पहले, किसके? स, सपेरे वाले के पहले
और आ के अलावा कोई और स्वर होता है, ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर कोई और स्वर होता है तो ये जो स है ये बदल जाता है इस च में। ठीक, देखते हैं, जैसे ये है वि धन सम, ठीक, जब इनकी संधि होती है तो ये बन जाते हैं विषम। ठीक है, क्या बन जाते हैं ये? विषम। ठीक, एक और नियम है कि अगर किसी शब्द के आखिरी में ये पहला शब्द जिसकी संधि होने वाली है, मतलब जुड़ने वाला है ये शब्द, अगर ये आखिरी शब्द आधा न होता है तो इस आधे न का लोप हो जाता है, मतलब जब इसकी संधि होगी तो ये संधि में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हस्ती दंत। ठीक, और इसी हस्ती दंत का जब हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा हस्तीन दंत। ठीक, तो यहाँ पे न का विलोप हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में तो बहुत इजी है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दोनों आ जाता है और ये लोग मिलकर ही एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक, ये हो गया विसर्ग संधि। तो संधि समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गई संधि। अब देखते हैं हम समास। समास, समास किसे कहते हैं? ठीक, अब देखते समास क्या है। संधि में हम दो या दो से अधिक अक्षर, ठीक है, अक्षरों को जोड़ते थे, यहाँ हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त और सार्थक अर्थ बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, संधि और समास दोनों में सार्थक होना बहुत जरूरी है। सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ। अगर संधि और समास से कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो फिर वो संधि और समास से बनने वाला शब्द ही नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? समास। संधि में हम करते थे विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, और विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग करना। ठीक, तो हम लोग देखते हैं समास। समास में क्या होता है कि हमारे हम ये जो है ना, जैसे हम पढ़े थे कारक, कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो विभक्ति होती है ना वो प्रयोग होती है कहाँ? समास में। ठीक, जैसे है यहाँ पे ये राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक, ये है राजपुत्र, तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। ठीक, ये हो गया इस शब्द का समास विग्रह। ठीक, देखते हैं समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, ठीक, एक होता है तत्पुरुष, एक होता है द्वंद्व, एक होता है द्विगु, एक होता है कर्मधारय और एक होता है बहुब्रीहि। ठीक, देखो अब देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्यय, अव्यय वो होता है जो कि किसी भी वचन, लिंग, समय ये सब के हिसाब से बदलता नहीं है। ठीक, इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अव्यय। ठीक, अब हम अव्ययी भाव में क्या देखते हैं कि जब पहला पद अव्यय, अव्यय जो कि बदलता नहीं है, ना तो समय के साथ, ना स्थान के साथ, ना लिंग के साथ, ठीक, जो कि अपरिवर्तनीय होता है। ठीक, और ठीक है, पहला शब्द, तो पूरा समास अव्यय की तरह ही काम करता है। जैसे हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन, हर दिन। ठीक है, वैसे ही प्रत्येक रात, हर एक रात। ठीक, ये हो जाएगा। तो जितने भी अव्यय हैं, जैसे मान लीजिए अ, ठीक, प्रति, हर, ठीक है, ऐसे और भी शब्द हैं, ऐसे प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं, अगर वो लगते हैं ठीक पहले पद में तो वो हो जाता है हमारा अव्यय, अव्यय की तरह काम करने लगता है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिदिन। ठीक, अव्ययी भाव समास को पहचानेंगे कैसे? अगर पहले पद में अ, प्रति, हर, यथा, ठीक, अनु, अगर ये सारे शब्द आपको पहले अक्षर में दिख गए, मतलब अगर आपको पहला अक्षर ये दिखाई देता है
तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, जैसे मान लो अगर बोलते हैं हम यथा, क्या बोलेंगे हम, जैसे इसका देखते हैं हम प्रतिदिन, इसका हो जाएगा प्रतिदिन मतलब हर एक दिन। आ का हो जाएगा आ जन्म, ठीक, मतलब हो जाएगा जन्म भर। ठीक, उसके बाद अगर हम भर के लिए देखते हैं तो पेट भर। ठीक, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं पेट भर, तो इसका हो जाएगा पेट भर कर। ठीक, तो ये हो जाएंगे अव्ययी भाव समास के पहचान और उसके कुछ उदाहरण। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, मतलब हम यहाँ पे लिखे हैं प्रतिदिन। ठीक, ये इसका पहला पद है और ये इसका दूसरा पद है। इसका पहला पद अव्यय है तो ये अव्ययी भाव समास है। ठीक, तत्पुरुष समास में क्या हो रहा है, जब दूसरा पद ठीक प्रधान है और पहला पद उसका विशेषण या संबंध बताता है। विशेषण क्या है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है। ठीक, तो दूसरा पद प्रधान है और पहला पद उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे नील कमल, अगर हम देखते हैं नील कमल, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नीला है जो कमल। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये कमल जो है ये द्वितीय पद है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये नीला, मतलब कमल की विशेषता ये है कि वो नीला है। ठीक है, तो ये चला जाएगा कहाँ, तत्पुरुष समास में। ठीक, इसको पहचानने का तरीका है कि हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आगे हो और यही आगे हो, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कमल जो है वो हमारा द्वितीय पद है, वो पद प्रधान है, और जो हमारा ये जो पहला पद है वो क्या है, हमारा विशेषण है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं। ठीक, देखिए अभी मैं बताई कि हम लोग कारक विभक्ति पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पे पर, फिर संबंध। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं क्या, कर्ता ने ठीक कर्म को करण से, ठीक संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक फिर अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर, और फिर क्या हो जाएगा, संबंध का की के। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं ठीक तत्पुरुष समास का। हम देखते हैं युद्ध भूमि। युद्ध भूमि क्या है, युद्ध के लिए भूमि। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा युद्ध के लिए भूमि, और यहाँ पे जो कारक यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ दो से है, एक करण से भी है और ये अपादान से भी है। ये जो अपादान है ना, ये डर से अलग होने के लिए जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, वहाँ पे हम लोग से का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, भयभीत। भयभीत मतलब डर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भय से भीत, भय से भीत। तो यहाँ पे डर के लिए डर वाला से आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। तो ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, आपको यहाँ पे जो दिए हुए हैं कारक वो पहचानना है, उसके बाद ये बताना है कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्ता तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व, द्वंद्व को द्वंद्व अगर याद रखना है तो या तो इससे याद रख लीजिए या तो फिर इससे याद रख लीजिए। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं जब दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तो हम लोग बीच में क्या लगाते हैं, और। जैसे माता पिता, जब हम माता पिता लिखते हैं तो ये हो जाता है माता पिता। ठीक है, तो ये हो जाए, इसको हम लिखेंगे माता और पिता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माता और पिता। ठीक, जब हम अब जब हम अव्ययी भाव समास कर रहे थे
वहाँ भी ऐसे शब्द यूज होते हैं। जैसे अगर हम लिखे हैं प्रतिदिन तो ये हो जाएगा दिनों दिन, ठीक। तो जब दोनों पद एक जैसे ही दिखे ना, दिन दिन रात रात, तो ये जाता है अव्ययी भाव समास में। लेकिन जब दोनों पद अलग अलग है लेकिन समान है, जैसे भाई बहन, तो क्या हो जाएगा भाई और बहन। तो क्या हो जाएगा भाई और बहन। जैसे दादा दादी, दादा और दादी, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सीता गीता, सीता और गीता, ऐसे। तो ये किस में चले जाएंगे, द्वंद्व समास में। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु को अगर याद करना है ना तो दो गुना ऐसे करके याद कर लीजिए, मतलब दो गुना आएगा, तो दो गुना मतलब दो आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, नंबर, पहले पद में संख्या और दूसरे पद में संख्या, पहले पद में संख्या और दूसरे पद में संख्या, पहले पद में संख्या और दूसरे शब्द पद में संज्ञा, ठीक है। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें, और दूसरे पद में क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है। जैसे हम लिख रहे हैं त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब है 3 आंखों वाला, ठीक। उसके बाद है पंचवटी, पंचवटी है 5 वृक्षों वाली जगह। फिर हम देखते हैं क्या, फिर हम देखते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। जैसे हो जाएगा चौराहा, जब चौराहा है तो क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा चौराहा। तो जितने भी नंबर से रिलेटेड आएंगे वो कहाँ जाएंगे, द्विगु समास में, ठीक। अब आते हैं हम कहाँ, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास, जब दोनों पद मिलकर विशेषण और विशेष्य का संबंध बताते हैं, ठीक। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे विशेषण है नील और विशेष्य है कमल, ठीक। यहाँ पे है राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक। अब देखते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब है कि बात किसी और की हो रही है और पहुंचना आपको कहीं और है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे दशानन के बारे में, जब इसका समास विग्रह होगा तो ये होगा कि 10 आनन वाला। तो 10 आनन मतलब 10 सर किसके हैं, तो रावण। तो अगर बात होती है यहाँ पे दशानन के बारे में, दशानन, और इसका समास विग्रह आपको करना है, तो आपको करना होगा 10 आनन वाला, या फिर 10 है आनन जिसका, 10 है सर जिसका, तो ये हो जाएगा रावण, ठीक। उसके बाद हो जाएंगे पीताम्बर, ठीक। पीला वस्त्र पहनने वाला, पीला वस्त्र धारण करने वाले कौन है, विष्णु जी। तो पीताम्बर होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे विष्णु जी पे, ठीक। ये दोनों पद मिलकर कोई तीसरे को बता रहे हैं, तो ये पीताम्बर, पीला वस्त्र पहनने वाला, तो यहाँ बात हो रही है विष्णु जी की, ठीक है। तो ये हो गई संधि और समास। बाकी की क्लास कल देखते हैं, उसके बाद इसकी MCQs प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।